आज 1 फरवरी है और इस वक्त 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा बहुत तेज है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा, कब लागू होगा, और लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी। कई लोग कह रहे हैं कि वेतन डबल हो जाएगा, कोई कह रहा है 3 गुना, कोई 4 गुना। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आयोग अपनी सिफारिशें देकर सरकार उन्हें स्वीकार करके नोटिफाई नहीं करती, तब तक कोई भी फाइनल आंकड़ा तय नहीं माना जा सकता। इसलिए आज हम बात करेंगे पे कमीशन असल में होता क्या है, यह बनता क्यों है, इसका काम कैसे चलता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और एक अनुमानित उदाहरण से समझेंगे कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर वेतन में कैसा बदलाव दिख सकता है। साथ ही यह भी साफ करेंगे कि अफवाहों से कैसे बचना है और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप गलत उम्मीदों में न रहें। सबसे पहले समझिए वेतन आयोग बनता क्यों है। समय के साथ महंगाई बढ़ती है, खर्च बढ़ते हैं, और अगर सैलरी लंबे समय तक वैसे ही बनी रहे तो कर्मचारी की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसी संतुलन को सुधारने के लिए केंद्र सरकार आमतौर पर एक तय अंतराल पर वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करवाती है। इस समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाता है जो अलग अलग विभागों के डेटा, कर्मचारियों की संख्या, जीवन यापन की लागत, महंगाई के ट्रेंड, भत्तों की संरचना और वेतन या समानताओं जैसी चीजों को देखकर अपनी सिफारिशें तैयार करता है। यह काम एक दिन में नहीं होता, इसमें समय लगता है, क्योंकि देश भर के विविध विभागों और कैटेगरी के कर्मचारियों का डेटा इकट्ठा करना, उसे जांचना और एक व्यवहारिक ढांचा बनाना, यह एक बड़ा अभ्यास है। अब यह भी समझिए कि हर 10 साल में वेतन आयोग वाली बात एक सामान्य पैटर्न के रूप में देखी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर 10 साल पूरा होते ही उसी दिन आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। असल में होता यह है कि आयोग बनता है, वो काम करता है, फिर रिपोर्ट देता है, फिर सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करती है, मंजूरी देती है और उसके बाद लागू करने की प्रक्रिया चलती है। इसी वजह से कई बार अपेक्षित तारीख और वास्तविक लागू होने की तारीख में अंतर दिखता है। इसलिए अगर कोई सिर्फ 1 जनवरी या इसी महीने से बोलकर पक्की बात कर रहा है तो समझिए वो या तो अनुमान लगा रहा है या फिर आपको अधूरी जानकारी दे रहा है। आप हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन और सरकार के स्पष्ट निर्णय को प्राथमिकता रखें। अब आते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस पर। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब है सरकार की तरफ से आयोग को दिए गए दिशा निर्देश, यानी आयोग किन विषयों पर काम करेगा, किन बिंदुओं की समीक्षा करेगा, किन मानकों पर सिफारिशें तैयार करेगा और कितने समय में रिपोर्ट देगा। सरल भाषा में कहें तो यह आयोग का रोडमैप होता है। इसी रोडमैप के आधार पर आयोग वेतन संरचना, भत्तों की बनावट, पेंशन से जुड़े प्रावधान, वेतन में असमानताएं, शहरों के वर्गीकरण और अन्य आवश्यक बदलावों पर अध्ययन करता है। जब टर्म ऑफ रेफरेंस तय होते हैं तब आयोग का काम ज्यादा स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो है फिटमेंट फैक्टर। यही वो टर्म है जिसके इर्द गिर्द डबल, ट्रिपल, 4 गुना वाली बातें घूमती रहती है। फिटमेंट फैक्टर का बेसिक अर्थ यह है कि आपकी मौजूदा बेसिक पे को एक निश्चित गुणांक से गुणा करके नई बेसिक पे तय की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हुआ तो बेसिक पे लगभग 2 गुनी मानी जाएगी। अगर 2.50 हुआ तो बेसिक पे 2.5 गुना के आसपास जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस बेसिक पे और इन हैंड सैलरी एक चीज नहीं है। आपकी इन हैंड सैलरी में डीए, एचआरए, टीए और अन्य भत्ते जुड़ते हैं और फिर एनपीएस या अन्य कटौतियां घटती हैं। इसलिए केवल फिटमेंट फैक्टर सुनकर सीधे ये मान लेना कि अतिरिक्त मेरी इन हैंड सैलरी भी उतनी ही गुना हो जाएगी, यह अक्सर गलत निष्कर्ष होता है।
सही तस्वीर समझने के लिए आपको बेसिक डीए, एचआरए और बाकी घटकों को साथ में देखना पड़ता है। यह एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, जब नया पे कमीशन लागू होता है तो डीए का बेस आमतौर पर रीसेट होकर नए बेसिक के हिसाब से एक नए चक्र में चलता है। यानी अभी जो डीए प्रतिशत आपको मिल रहा है वह कई वर्षों में धीरे धीरे बढ़कर यहां तक पहुंचा है। नया पे स्ट्रक्चर आने पर डीए की गणना का आधार बदलता है और फिर आगे के वर्षों में डीए फिर से चरणबद्ध तरीके से बढ़ता है। इसी कारण कई बार लोगों को कागज पर बेसिक बढ़ता दिखता है, लेकिन शुरुआती महीनों में डीए रीसेट वाली वजह इन हैंड में उतना नाटकीय उछाल नहीं दिखता जितना लोग अफवाहों में सुन लेते हैं। इसलिए किसी भी आंकड़े को समझते समय यह जरूर देखिए कि वो पुराने डीए के साथ बताया जा रहा है या नए स्ट्रक्चर के शुरुआती चरण के हिसाब से। अब एक सरल अनुमानित उदाहरण लेते हैं ताकि आपको तुलना स्पष्ट हो। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 35,400 रुपए है। अभी के ढांचे में अगर डीए और एचआरए जोड़कर उसकी ग्रॉस सैलरी लगभग 65,000 के आसपास बन रही है, तो कई लोग सोचते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने पर 65,000 सीधे डबल होकर 1,30,000 हो जाएगी। लेकिन ऐसा सीधे सीधे नहीं होता, क्योंकि 1.92 का असर पहले बेसिक पर पड़ेगा। यानी 35,400 को 1.92 से गुणा करें तो नई बेसिक लगभग 67,968 के आसपास आएगी। अब इस नई बेसिक पर भत्तों की गणना नए नियमों और नए बेस के अनुसार होगी और डीए का चक्र भी नए आधार पर चलेगा। इसलिए शुरुआती चरण में ग्रॉस और फिर इन हैंड अक्सर लोगों की उम्मीदों से अलग दिख सकता है। इसी कारण कुछ अनुमान बताते हैं कि ऐसी स्थिति में सैलरी 86,000 के आसपास भी दिख सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि डीए और एचआरए की गणना किस स्तर पर मानकर की जा रही है और किस शहर कैटेगरी में कर्मचारी आता है। निष्कर्ष यह है कि वी डबल या 3 गुना की बात अगर कोई कर रहा है तो उससे पूछिए वह बेसिक की बात कर रहा है या इन हैंड की, और डीए को किस आधार पर मान रहा है। बिना यह स्पष्ट किए कोई भी तुलना अधूरी रहती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आते रहते हैं। कोई 2.46 की चर्चा करता है, कोई 1.92 की, और कर्मचारी संगठनों की तरफ से इससे ऊपर की मांगे भी आती रहती हैं। लेकिन याद रखिए, यह सब तब तक अनुमान है जब तक आयोग की रिपोर्ट और सरकार का निर्णय सामने नहीं आ जाता। सरकार को यहां कई चीजों का संतुलन करना होता है, जैसे राजकोषीय घाटा, कुल वेतन बिल का असर, पेंशन दायित्व और अन्य विकास व्यय। इसलिए जो लोग यह दावा करते हैं कि फाइनल फिटमेंट फैक्टर यही होगा, वे अक्सर निश्चित जानकारी नहीं बल्कि संभावना बता रहे होते हैं। आप संभावना और निर्णय में फर्क समझिए। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है यह भी सरल भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि इसी शब्द का उपयोग अक्सर पे कमीशन की चर्चाओं में होता है। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर। जब खर्च आय से ज्यादा हो जाता है, यानी सरकार को जो राजस्व मिलता है उससे अधिक अगर उसे खर्च करना पड़े तो उस अंतर को घाटा कहा जाता है। यही वजह है कि बड़े वेतन संशोधन का निर्णय लेते समय सरकार को यह देखना पड़ता है कि अतिरिक्त खर्च को वह किस तरह वहन करेगी और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ इच्छा के आधार पर नहीं बल्कि वित्तीय व्यवहारिकता के आधार पर भी देखी जाती है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों पर भी प्रभाव की बात करें, पे कमीशन केवल मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। पेंशन की गणना भी वेतन संरचना और संबंधित नियमों से जुड़ी होती है। इसलिए पेंशन भोगियों के लिए भी संशोधन और लाभ की संभावनाएं बनती है। कई परिवारों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पेंशन ही स्थायी आय का आधार होती है। हालांकि पेंशन में क्या क्या बदलाव होंगे
यह भी आयोग की रिपोर्ट और सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए यहां भी वही नियम लागू होता है, आधिकारिक घोषणा के बिना किसी भी आंकड़े को अंतिम न माने। अब स्तरों के हिसाब से एक सामान्य समझ बनाते हैं। मान लीजिए लेवल -1 पर बेसिक 18,000 है और वर्तमान में इन हैंड करीब 33,000 के आसपास आ रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 माने तो बेसिक बढ़कर लगभग 34,560 के आसपास जा सकती है। लेकिन इन हैंड का अंतिम आंकड़ा डीए रीसेट, एचआरए कैटेगरी और कटौतियों के आधार पर बदलेगा। इसी तरह लेवल -2, लेवल -3, लेवल -4 और ऊपर के लेवल में भी यही तर्क लागू होगा। ऊंचे लेवल पर बेसिक बड़ी होने से बढ़ोतरी का रुपए में असर भी बड़ा दिखता है, इसलिए वहां आंकड़े ज्यादा आकर्षक लगते हैं। पर फिर भी गणना का नियम वही है, पहले बेसिक, फिर भत्ते, फिर कटौतियां। अब एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इससे प्रभावित होंगे? सीधी बात यह है कि राज्य सरकारें अपने वेतन आयोग और अपने वित्तीय ढांचे के अनुसार निर्णय लेती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर केंद्र के बदलाव का असर अक्सर राज्यों की नीतियों और अपेक्षाओं पर भी पड़ता है। कई राज्य समय के साथ केंद्र के अनुरूप संशोधन करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ देर से। इसलिए यह उम्मीद करना कि राज्यों में भी किसी न किसी रूप में समीक्षा होगी, ये सामान्य है, लेकिन यह तुरंत और बिल्कुल उसी तरह होगा ऐसा कहना सही नहीं। हर राज्य की वित्तीय स्थिति, प्राथमिकताएं और प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए वहां टाइमलाइन और रूपरेखा अलग हो सकती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अफवाहों से बचना कैसे है। पहला नियम, किसी भी यूट्यूब क्लिप, मैसेज फॉरवर्ड या सूत्रों के हवाले से वाली लाइन को अंतिम सच न माने। दूसरा नियम, फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सुनकर तुरंत निष्कर्ष निकाले, पहले पूछे बात बेसिक की है या इन हैंड की। तीसरा नियम, डी रीसेट और भत्तों के आधार को ध्यान में रखें। चौथा नियम, केवल आधिकारिक बयान, संसद में दिया गया जवाब या सरकारी नोटिफिकेशन, इन्हीं को अंतिम आधार माने। अगर आप इन 4 नियमों को पकड़ लेते हैं तो आप खुद ब खुद फालतू की अफवाहों से दूर रहेंगे। अब एक छोटा सा कॉल टू एक्शन, अगर आपको इस तरह की सरल भाषा में बिना बढ़ा चढ़ाकर और बिना भ्रम फैलाए जानकारी चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अपडेट्स आप मिस ना करें। और हां, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि जब भी इस विषय पर कोई आधिकारिक अपडेट आएगा आपको समय पर जानकारी मिल सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किस लेवल या किस में बैंड में हैं, ताकि आगे की चर्चा में उदाहरण आपको ज्यादा रिलेटेबल लगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बस यही कहना है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी सही संदर्भ के साथ मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग सिर्फ डबल ट्रिपल वाली अफवाहों में उलझे हैं उन्हें भी सही समझ मिल सके। और एक बार फिर, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे रिपोर्ट, टाइमलाइन और नियमों की स्पष्टता आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब निष्कर्ष के तौर पर बात बहुत साफ है, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावना मजबूत है, चर्चा तेज है, प्रक्रिया चलती है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, लागू होने की तारीख और वास्तविक लाभ, यह सब कुछ तब तक अनुमान है जब तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं होता। इसलिए ना तो किसी को गारंटी देकर बहकिए, न खुद बहकिए, सही जानकारी का आधार रखिए और जब भी कोई नया अपडेट सामने आए उसे पूरे संदर्भ के साथ समझिए। अंत में आपसे एक सवाल, राजकोषीय घाटा को आप अपने शब्दों में कैसे समझाते हैं, कमेंट में लिखकर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी स्पष्टता मिले। धन्यवाद।